नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कॉम्पिटेंस सेंटर चुरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, किस संगठन ने भारतीय सेना को पहला आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया? तो उस संगठन का नाम बताना है जिसने भारतीय सेना को आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली को प्रदान किया है या सफलतापूर्वक प्रदान किया है। तो उस संगठन का नाम है अपना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, जिसने भारतीय सेना को क्या किया है? वायु आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम देखते हैं। तो देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना को वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली आकाश तीर के लिए 100 नियंत्रण केंद्र प्रदान किए हैं। ये नियंत्रण केंद्र मिसाइल और रॉकेट हमलों जैसे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस सफल डिलीवरी से भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यह भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और समग्र सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर भी जोर देता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो शिगेरू इशिबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो वो चुना गया जापान का। कहाँ का? जापान का चुना गया। लिखो अब आगे, इसमें देखते हैं अपन। शिगेरू इशिबा को जापान के सम्राट नारुहितो द्वारा जापान की संसद के निचले सदन की मंजूरी के बाद 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 67 वर्षीय इशिबा ने फूमियो किशिदा का स्थान लिया, जिन्होंने राजनीतिक घोटालों के कारण इस्तीफा दिया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, कौन सी पार्टी? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हम कहते हैं LDP, जिसने 1955 से लगभग लगातार जापान पर शासन किया, उसने 27 अक्टूबर 2024 को इशिबा को अपना नेता चुना। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा में AI द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक चिकित्सा छवियों का मुख्य लाभ क्या है? किसका? AI द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक चिकित्सा छवि है, उसका मुख्य लाभ क्या है? तो उसका अपना मुख्य लाभ क्या है? देखो, वो अपना वे रोगी डेटा को शामिल किए बिना एक स्केलेबल और किफायती समाधान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? वे रोगी डेटा को शामिल किए बिना एक स्केलेबल और किफायती समाधान प्रदान करते हैं। तो आगे अपना नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। देखो, AI द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक चिकित्सा छवियां स्वास्थ्य सेवा के लिए एक नैतिक, स्केलेबल और किफायती समाधान प्रदान करती है। ये छवियां AI या कंप्यूटर एल्गोरिथम द्वारा बनाई जाती है। पारंपरिक इमेजिंग उपकरण जैसे MRI या CT स्कैन द्वारा नहीं। इन छवियों को बनाने के लिए जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क GANS, डिफ्यूजन मॉडल और ऑटो एनकोडर्स जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा में AI नई चिकित्सा स्कैन या रेडियोलॉजिकल छवियां बनाता है जो वास्तविक जैसी होती है, लेकिन वास्तविक रोगी डेटा पर आधारित नहीं होती है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किन देशों ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क, कौन सी? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क DIGI फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किन देशों ने किए हैं? उसके लिए वो देश है अपने, देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका USA, संयुक्त राज्य अमेरिका USA,
जापान और दक्षिण कोरिया। इन तीनों देशों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिणी कोरिया ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को समर्थन देने के लिए DIGI फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदार एजेंसियों में यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस, कौन सी? यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC और कोरिया एक्जिम बैंक शामिल है। इस पहल का उद्देश्य 5G, ओपन रेन, सबमरीन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI और क्वांटम टेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय निजी कंपनियों के साथ सहयोग करना है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, जिसमें आधार, UPI और डेटा शेयरिंग सिस्टम शामिल हैं, ने 80% वित्तीय समावेशन को सक्षम किया और कोविड-19 के दौरान 87% गरीब परिवारों की सहायता की। DPI आर्थिक विकास को 33% तथा 33% तक बढ़ा सकता है और उत्सर्जन में कमी को 10 साल तक तेज कर सकता है। तो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्पदंश विषाक्तता को एक सूचनात्मक बीमारी घोषित किया है? तो उस राज्य सरकार का नाम बताना या उस राज्य का नाम बताना जिसने सर्पदंश को क्या किया है, एक सूचनात्मक बीमारी घोषित किया है। तो वो राज्य है अपना तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु ने सर्पदंश को क्या किया है, एक सूचनात्मक बीमारी घोषित किया है। तो आप देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम। तमिलनाडु ने सर्पदंश विषाक्तता को तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, कौन सा अधिनियम? तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1939 के तहत एक सूचनात्मक बीमारी घोषित किया है। सर्पदंश विषाक्तता जीवन के लिए खतरनाक है और ग्रामीण सर्प प्रवण क्षेत्रों में एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता है, जो कृषि श्रमिकों, बच्चों और उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जनसंख्या को प्रभावित करती है। WHO सर्प एंटीवेनम को आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल करता है और सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगताओं को कम करने के लिए एक वैश्विक रणनीति शुरू की है। भारत की सर्पदंश के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है, जो वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सूचनात्मक स्थिति डेटा संग्रह को बढ़ाएगी, नैदानिक बुनियादी ढांचे को सुधार देगी, एंटीवेनम आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और राज्य की स्वास्थ्य सूचना प्रणाली में रिपोर्टिंग को एकीकृत करेगी। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वीं त्रिसेवा कमांडरों की कॉन्फ्रेंस TSTCC कहाँ आयोजित की गई? 35वीं त्रिसेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? तो वो अपनी आयोजित की गई कोची में। कहाँ की गई? कोची में की गई। इसके बाद देखो 13 नवंबर 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कोची के दक्षिण नौसेना कमान में 35वीं त्रिसेवा कमांडरों की कॉन्फ्रेंस TSCC का नेतृत्व किया। इस कॉन्फ्रेंस में सेना, नौसेना, वायुसेना, IDS और अन्य संरचनाओं के कमांडरों ने भाग लिया। इसमें पिछले सम्मेलन की प्रगति की समीक्षा की गई और प्रशिक्षण सुविधाओं और संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार किया गया। TSTCC का आयोजन वार्षिक होता है ताकि सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, सर्वोत्तम अभ्यासों का आदान प्रदान किया जा सके और युद्ध प्रभावशीलता और संचालन क्षमताओं में सुधार किया जा सके। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में अपनी कुछ डिटेल्स। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? कौन सा अवार्ड है? ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024
और किस श्रेणी में? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में। तो उस कंपनी का क्या नाम है? वो कंपनी अपनी कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी CEL को किस श्रेणी में? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी किस रोग के लिए दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड को कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड और ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का खिताब मिला है। यह पुरस्कार थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के माध्यम से CIL के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देता है, जो 600 से अधिक किससे 600 से अधिक थैलेसीमिया रोगियों को स्टेम सेल, कौन सी सेल? स्टेम सेल या बोन मेरो ट्रांसप्लांट BMT के जरिए उपचार प्रदान करता है। 2017 में शुरू हुआ यह भारत में थैलेसीमिया उपचार के लिए किसी PSU का पहला CSR प्रोजेक्ट था। इस योजना के तहत प्रति रोगी 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस पहल के लिए CIL भारत के 17 प्रमुख अस्पतालों के साथ साझेदारी करता है। तो किसको? भारतीय कोल इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां अमूर फॉल्कन महोत्सव, 9वां अमूर फॉल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये हमारा मनाया गया मणिपुर राज्य में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर राज्य में। 9वां अमूर फॉल्कन महोत्सव मणिपुर के तामेंगलोंग में मनाया गया। इसका उद्देश्य अमूर फाल्कनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो दुनिया के सबसे लंबी दूरी तय करने वाले पक्षी हैं। ये फॉल्कन अक्टूबर-नवंबर में तामेंगलोंग में विश्राम करते हैं और दक्षिणी व पूर्वी अफ्रीका की ओर प्रवास करते हैं। अमूर फॉल्कन छोटे शिकारी पक्षी हैं, जिन्हें रूस और चीन की सीमा पर स्थित अमूर नदी के नाम पर रखा गया है। ये दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं और भारत होते हुए अफ्रीका जाते हैं, फिर मंगोलिया और साइबेरिया लौटते हैं। ये हुआ कब था? ये हुआ था अपने 21 नवंबर 2024 को। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में देखा गया था कहाँ स्थित है? वो स्थित है अपना केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य में। सुप्रीम कोर्ट उदयास्तमना पूजा, कौन सी पूजा? उदयास्तमना पूजा को एकादशी पर भीड़ प्रबंधन की चिंताओं के कारण रोकने की अनुमति देने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका की समीक्षा करेगा। केरल में गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। यह मंदिर 5000 साल से अधिक पुराना हो सकता है और इसके सबसे पुराने रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी के हैं। कब के हैं पुराने रिकॉर्ड? 17वीं शताब्दी के हैं। यह मंदिर अपनी पारंपरिक केरल वास्तुकला, प्राचीन भित्ति चित्रों और थुल भारम जैसे अनूठे अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। यहाँ 56 हाथियों वाला पुन्नाथुर कोटा हाथी अभयारण्य भी है। कौन सा? पुन्नाथुर कोटा हाथी अभयारण्य भी यहीं स्थित है। कहाँ पर? केरल में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में देखा गया वनुआतु द्वीप किस महासागर में स्थित है? कौन सा द्वीप? वनुआतु द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो वो अपना महासागर कौन सा है? वो महासागर अपना दक्षिण प्रशांत महासागर। वनुआतु है वो कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर में है। 7.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने वनुआतु को प्रभावित किया, जिससे महत्वपूर्ण क्षति और संभावित हताहत हुए। वनुआतु दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और फिजी के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और फिजी के पश्चिम में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट विला एफेटे द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट विला
जो कि अफेटे द्वीप पर स्थित है। यह देश 13 मुख्य ज्वालामुखी द्वीपों और कई छोटे द्वीपों से बना है, जिनमें यासूर, मानारो और गेरेड जैसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसे मूल रूप से मेला इसे मूल रूप से मेलानेशियनों द्वारा उपनिवेशित किया गया था। फिर यह एंग्लो फ्रेंच शासन के तहत न्यू हेब्राइड्स बन गया और 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त की। जलवायु परिवर्तन के प्रति वनुआतु अत्यधिक संवेदनशील है, जहां समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से दोगुना बढ़ रहा है, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे अधिक जोखिम में है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत